कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने पहली स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में जमा करा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिया को ब्रीफ करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिससे विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत तो मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी जांच जारी है और कोर्ट के आदेश के मुताबिक एसआईटी को आज तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है, जो कोर्ट में जमा करा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने धार जिले के मानपुर का दौरा किया। मानपुर में ही विजय शाह ने विवादित बयान दिया था। वीडियो और सबूतों की जांच की, मंच पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। हालांकि विजय से अभी पूछताछ नहीं की है। आज सुनवाई के दौरान रिपोर्ट बेंच पे पेश की जाएगी। विजय शाह इस मामले में कई बार माफी मांग चुके हैं और फिलहाल कहां हैं, इसकी जानकारी नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने के बाद हुई पिछली 2 कैबिनेट बैठकों में भी विजय शाह नदारद रहे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने लोगों की सोच बदल दी है। अब हम पहले से ज्यादा राष्ट्रवादी हो गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल की घटना और ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। The recent episode, Operation Sindoor, has changed our mindset massively. We are now nationalistic as never before, and this is reflected in participation of all political landscape in delegations that have gone abroad to project our message of peace and our complete intolerance to terrorism. उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हाल ही की घटनाओं से हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है, एकजुट रहना और मजबूत बनना। सिंधु जल संधि पर कभी पाकिस्तान गिदड़ भभकी देता है तो कभी घुटनों पर आ जाता है, भीख मांगने लगता है। उस पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को तो कड़वी डोज दी। इस दौरान भी उनके निशाने पर कांग्रेस ही। पहलगाम में जो कुछ हुआ उस खौफनाक हरकत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर आरोप लगाया। कहा कि अगर आजादी के तुरंत बाद मुजाहिदी सोच पर प्रहार किया जाता तो आज आतंक पनप नहीं पाता। सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। इसे कांग्रेस ने बीजेपी की विभाजनकारी नीति बताते हुए बड़ा हमला किया। 22 तारीख अप्रैल की रात से आज तक भाजपा की जो ओछे दर्जे की राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समूचे देशवासियों की जिम्मेदारी है। जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम के संबोधनों पर भी कांग्रेस से लेकर विपक्ष ने हमला करते हुए सवाल उठाए हैं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, और गोली खाओ रोटी खाओ, ये प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए करीब 21-22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इस पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पीएम मोदी सुना तो रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा, लेकिन उनके निशाने पर 6 दशक पहले सिंधु जल संधि को लेकर कांग्रेस थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के हक का पानी भी जानबूझकर पाकिस्तान को दिया गया। यहाँ तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले। आरोप लगे तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की राजनीति पर सवाल उठा दिया। भाजपा की जो बहुत निम्न स्तर की राजनीति, उसमें कहीं कोई रोक टोक वो रुके नहीं, वो उसी निम्न स्तर पे लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। तो जो कुछ कर नहीं सकता वो दूसरों की निंदा करने में ही सारा समय लगाता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री भूतकाल में ही अटके, वर्तमान और भविष्य पर बात ही नहीं करते।
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इन हालातों को सुधारने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम में विशेष कैबिनेट की बैठक की। बैठक का उद्देश्य ये था कि देश और दुनिया में जम्मू कश्मीर को लेकर सकारात्मक संदेश जाए। ऐसा पहली बार हुआ जब कैबिनेट की बैठक श्रीनगर या फिर जम्मू से बाहर हुई हो। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे श्रीनगर में टूरिस्ट बिजनेस चौपट हो गया है। सीएम जब पहलगाम में थे तो एक स्थानीय डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात भी की। उन्होंने अपने हाथ में पैम्पलेट लिए हुए थे जिस पर लिखा था, पर्यटन ही आतंक का खात्मा करेगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में साइकिल चलाकर ये संदेश देने की भी कोशिश की कि वहाँ हालात सामान्य हो रहे हैं। इसके अलावा सीएम उमर ने पहलगाम में नदी किनारे अपनी तस्वीर भी शेयर की और उन सभी टूरिस्ट का शुक्रिया अदा किया जो धीरे धीरे कश्मीर और पहलगाम की ओर लौट रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में बैसरन घाटी में एक स्मारक बनाया जाएगा। पहलगाम में बैसरन में एक मेमोरियल कायम करेंगे उन 26 लोगों के लिए। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई में खाड़ी देशों की यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के मेंबर्स जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कुवैत के अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। गुलाम नबी आजाद की कुवैत में अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कुवैत में भीषण गर्मी की वजह से मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ने के बावजूद ईश्वर की कृपा से मैं ठीक हूँ और ठीक हो रहा हूँ। सभी टेस्ट के रिजल्ट सामान्य हैं। आपकी चिंता और प्रार्थनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये वाकई में बहुत मायने रखता है। गुलाम नबी का हाल जानने डेलीगेशन के सभी सदस्य अस्पताल पहुँचे। बैजयंत पांडा ने पोस्ट कर कहा, बहरीन और कुवैत में बैठकों में उनका योगदान अत्यधिक प्रभावशाली था। वो बिस्तर पर पड़े होने से निराश हैं। हम सऊदी अरब और अल्जीरिया में उनकी मौजूदगी को बहुत याद करेंगे। डेलीगेशन के मेंबर ऋषिकांत दुबे ने पोस्ट कर कहा, तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने देश के लिए डेलीगेशन का हिस्सा बनना स्वीकार किया। जब हम उनसे अस्पताल में मिले तो उनकी आंखें भर आईं। आज के समय ऐसे राजनेता मिलना मुश्किल है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गाथा शादियों तक पहुंच गई है। यूपी सरकार कन्या विवाह योजना के तहत अब सिंदूर दानी देने के साथ साथ अनुदान राशि भी बढ़ाने का फैसला यूपी सरकार ने लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले उपहारों में कन्याओं को सिंदूरा यानी सिंदूरदानी भी दी जाएगी। एक उपहार दाम के हिसाब से तो बहुत छोटा है, लेकिन संकेत के हिसाब से बहुत बड़ा है। सिंदूरदानी भी दी जाएगी। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि को 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का भी आदेश जारी कर दिया है। पहला निर्णय ये लिया कि अब 51,000 से बढ़ा के जो धनराशि है लाभ की उसको 1 लाख किया जाएगा। योगी सरकार के आदेश के मुताबिक समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह करने वाले लाभार्थियों पर अब 1 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें से 60,000 की धनराशि कन्या के खाते में डीबीटी से भेजी जाएगी। साथ ही 25,000 का उपहार दिया जाएगा। वहीं विवाह के आयोजन पर 15,000 रुपए प्रति जोड़ा खर्च किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में हिमाचल सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य के डीजीपी और शिमला के एसपी को छुट्टी पर भेज दिया है। तो वहीं सीबीआई ने विमल नेगी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में FIR दर्ज की है। HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की परिजनों ने 19 मार्च को उनके शव को शिमला में HPPCL ऑफिस में रखकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और शिमला के एसपी की अगुवाई में SIT बनाई गई। लेकिन SIT को लेकर कई सवाल खड़े हुए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को CBI को सौंप दिया। तभी से ये कयास लगने लगे कि सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा छुट्टी पर भेजे गए। हिमाचल के DGP अतुल वर्मा छुट्टी पर भेजे गए। शिमला के SP संजीव गांधी भी छुट्टी पर भेजे गए। ओमकार शर्मा के सभी विभाग वापस लिए गए। अशोक तिवारी को DGP का अतिरिक्त कार्यभार, गौरव सिंह शिमला के नए SP बनाए गए। SIT चीफ संजीव गांधी सीधे
हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दे दिए थे। डीजीपी वर्मा ने अनुशासनहीनता के लिए संजीव गांधी को सस्पेंड करने की सिफारिश भी की थी। उधर आईएएस ओंकार शर्मा को सीएम ने अलग से जांच करने को कहा था। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की लव स्टोरी में हर रोज नया ट्विस्ट आ रहा है। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने खुलासा किया है कि तेज प्रताप और अनुष्का के रिलेशनशिप के बारे में लालू परिवार को पहले से ही जानकारी थी। पहले तेज प्रताप यादव ने अनुष्का के साथ रिलेशनशिप के बारे में सोशल मीडिया के जरिए बताया, बाद में उन तस्वीरों को हटा लिया। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को न सिर्फ आरजेडी से निकाल दिया बल्कि परिवार से भी बेदखल कर दिया। अब अनुष्का के भाई ने जो खुलासा किया उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। वो तस्वीरें गलत है तो बिल्कुल किसी न किसी को तो केस करना चाहिए। अगर ये तस्वीरें आ रही हैं तो हमको लगता है कि जो भी घटनाक्रम है ये लालू फैमिली को, हमारे फैमिली को घटनाक्रम, अब घटनाक्रम है, मैं उस घटना को मैं डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता, मेरा कोई डिमांड नहीं है, ये उनके संज्ञान में था। आकाश ने तो ये तक दावा किया कि पूरी साजिश तेजस्वी यादव ने रची। इनके साथ जो भीतरघात लगातार हो रहा है ये पूरा बिहार, पूरा पार्टी सब जान रहा है कि क्या इनके साथ हो रहा है, सब बुड़बक नहीं है। तेज प्रताप के इजहार इश्क के बाद न सिर्फ बिहार की सियासत में बल्कि लालू यादव के परिवार और रिश्तेदारों में भी घमासान मचा हुआ है। तेज प्रताप के दोनों मामा भी आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। एक वक्त था जब बिहार की सियासत में राबड़ी के दोनों भाई सुभाष यादव और साधु यादव की भी तूती बोलती थी। ये अलग बात है कि सियासी मतभेद के बाद दोनों न सिर्फ आरजेडी से दूर हो गए बल्कि सियासी हाशिए पर भी चले गए। तेज प्रताप और अनुष्का यादव की रिलेशनशिप का खुलासा होने पर सुभाष यादव मीडिया के सामने आए और अपने जीजा लालू यादव के फैसले को गलत ठहराया। फोटो जब गलत है तो इस पर चर्चा क्या करना है, चर्चा कोई नहीं है। सही है तो उस पर भी कोई चर्चा नहीं होगी, सब लोग धन्यवाद बधाई देगा। प्रताप जी अच्छे आदमी है, अच्छे तरह बोलते हैं, अच्छे तरह बात करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लालू जी ने गड़बड़ किया है। वहीं तेज प्रताप के दूसरे मामा साधु यादव ने तेज को आरजेडी से निकाले जाने के फैसले का समर्थन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से लालू जी ने जो बोला है और गार्जियन के भी हैसियत से, परिवार के गार्जियन के भी हैसियत से जो डिसीजन है वो सही है। तो तेज प्रताप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ग्रेट फैमिली ड्रामे के मुख्य किरदार कहां गायब हो गए। वो तेज प्रताप यादव जिनकी मोहब्बत का फसाना गली नुक्कड़ से लेकर सियासत के मंच तक सुना और सुनाया जा रहा है, वो प्रेम वाली पोस्ट के बाद पब्लिक की नजर से लगभग गायब हो गए हैं। 24 मई का दिन, तेजस्वी की मोहब्बत वाली पोस्ट और फिर लालू यादव का एक्शन और फिर पत्नी ऐश्वर्या के तीखे प्रहार। ये 4-5 दिन भले ही लालू फैमिली के लिए किसी बुरे सपने जैसे रहे, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी आई। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव एक बार फिर पिता बन गए। खुशी का मौका था तो बड़े पापा भी अपनी खुशी को कब तक छिपाते। भले ही छोटे भाई ने इस प्रेम कहानी में साथ नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर ही सही भाई को बधाई और भतीजे को आशीर्वाद देने में तेज प्रताप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लालू परिवार में बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर तेज प्रताप कहाँ है। वहीं एमपी के खरगोन में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोहों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में देसी पिस्टल और कट्टे जब्त किए हैं। ये उन अवैध हथियारों का जखीरा है जो एमपी के खरगोन में पुलिस ने जब्त किया है। ये उन अवैध हथियारों का जखीरा है जिनका इस्तेमाल लूटपाट, अपहरण और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए किया जाना था। लेकिन पुलिस ने इस नेटवर्क पर कड़ा प्रहार करते हुए न सिर्फ हथियारों की एक खेप पकड़ी बल्कि गिरोह के कई सदस्यों को भी धर दबोचा। गोगावा और भीकन गांव पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 11 अवैध देसी पिस्टल और कट्टे जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी यूपी का बर्खास्त पुलिसकर्मी भी है जिसका नाम शकील है। गोगावा पुलिस ने उसके साथी
रवि बाबू खान को भी गिरफ्तार किया है, जो प्रयागराज से अवैध हथियारों की खेप लेने पहुंचे थे। इन 2 कार्रवाइयों में कुल 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 11 अवैध फायर आर्म्स और 3 अतिरिक्त मैगजीन इनके कब्जे से बरामद हुई है और साथ ही साथ इस अवैध फायर आर्म्स की तस्करी में प्रयुक्त होने वाले बलेनो कार भी बरामद किए। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो महंगी गाड़ियां चुराया करता था और दूसरे राज्यों में ले जाकर उन्हें बेच दिया करता था। इसमें कोई कार 10 लाख की है, कोई 20 लाख की, तो कोई 50 लाख की। ज्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट हटा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अब तक इन गिरोह के पास से 21 महंगी गाड़ियां बरामद की हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 7 मई को इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर ही पंजाब में छापेमारी की गई और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो चोरी की गई गाड़ी खरीदते थे। ये लोग पंजाब में गाड़ियों के फर्जी कागज बनवाते और फिर उसे बेच दिया करते थे। जैसे ही लोग ये कहते थे कि हमें ये गाड़ियां चाहिए तो इन चोरों का गैंग एक्टिव हो जाता था और दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगह पर जो ऑन डिमांड गाड़ियों की मांग की जाती थी उनकी चोरी करते थे और उसके बाद जो कस्टमर हैं उन तक पहुंचाते थे। जो आरोपी पकड़े गए हैं क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश है तो इन पर मकोका भी लगाया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह के 3 और सदस्यों की भी पहचान कर ली है, जिनकी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। गाजियाबाद और फिरोजाबाद में बीती रात हुई मुठभेड़ों में कई कुख्यात और इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां लंगड़ा कर चल रहा ये शातिर बदमाश और हत्या के मामले में वांटेड अब्दुल रहमान है। इसके पैर में पुलिस की गोली लगी है, जिसे चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोका, लेकिन उसने बाइक नहीं रोकी। पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। ये हिस्ट्री शीटर है थाना मसूरी से, जिस पर 15 मुकदमे पंजीकृत हैं एवं 152/25 में वांछित हत्या का अभियुक्त भी। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके से अभियुक्त के पास से एक बाइक बरामद हुई है, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस एवं एक खाली कारतूस। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ फिरोजाबाद में भी हुई, जहां 20-20 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को हथियारों के साथ धर दबोचा गया। 25/5/2025 को अरविंद और नितिन की हत्या हुई थी। लगातार इसमें 6 अभियुक्त फरार चल रहे थे। इनके ऊपर 20-20 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। आज सूचना ये मिली कि विपिन और मनीष ये बाधानी गांव के पास छुपे छुपाए घूम रहे हैं। बीती रात ऑपरेशन लंगड़ा सिर्फ गाजियाबाद और फिरोजाबाद में ही नहीं बल्कि यूपी के दूसरे शहरों में भी जारी रहा। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई तो झांसी में भी अपराधियों की शामत आई। ये दोनों तस्वीरें वहीं की हैं। एक ओर आप बागपत में मुठभेड़ और आरोपियों के पकड़े जाने की तस्वीरें देख रहे हैं तो दूसरी ओर झांसी की तस्वीरें हैं। वहां भी पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली और बदमाश घायल हो गए और धर दबोच लिए गए। कोरोना के मामलों में अचानक जिस तरह पिछले कुछ दिनों में तेजी आई है, उसे देखते हुए एक बार फिर सतर्क रहने की और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केस का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 66 नए केस मिले हैं, जिसके साथ एक्टिव केस बढ़कर 325 हो गए हैं। अकेले मुंबई में 31 नए केस मिले हैं, लिहाजा मुंबई के अस्पतालों में अलर्ट लेवल हाई हो गया है। ये जेजे हॉस्पिटल की तस्वीर है, जहां 15 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार हो गया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। 13 लोग होम आइसोलेशन में है, जबकि एक अस्पताल में भर्ती है। 4 महीने का एक बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। लखनऊ में करीब 10 दिन पहले धार्मिक यात्रा से लौटे बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण की नई लहर में अब तक 104 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी भी संक्रमित को ज्यादा गंभीर समस्याएं नहीं हैं। और पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है। सारे हमारे हॉस्पिटल सजग हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अनदेखी है नहीं और बहुत ज्यादा कंट्रोल में। देश के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं मौसम विभाग ने कहा कि जून महीने में सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश की संभावना है। देश के कई हिस्से बरसात से सराबोर हैं। कहीं कहीं लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन पूरे देश के लिए राहत की खबर है कि इस मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, इसके हिसाब से
देश के लिए एक खुशखबरी है। वर्षा सामान्य से ज़्यादा होने का संभावना है और क्वांटिटेटिवली 106% वर्षा होने का संभावना है। आज भी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश हुई, वहां ओले भी गिरे। जम्मू कश्मीर के त्राल में तेज हवा की वजह से पेड़ गिर गया, जिसमें दबकर एक महिला की मौत हो गई। हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। केरल के कन्नूर में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ उखड़ गए, तो वहीं रेस्क्यू का काम जारी है। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश की वजह 17 घर तबाह हो गए, जिसके चलते 350 लोगों को राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी। मध्य प्रदेश के भोपाल के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। एमपी के बुरहानपुर में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने आफत खड़ी कर दी। कई जगहों पर जलभराव हो गया। बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी।